जय हिंद दोस्तों, मैं जुनैद खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम पिछले 2 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हम आपको 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं वर्णमाला के। और वर्णमाला के 2 वीडियो देने के बाद में आज जो है हम वर्णमाला का तीसरा वीडियो बनाएंगे। जो बचे हुए प्रश्न हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न बचे थे। अभी तक हमारी ये प्राथमिकता थी कि वर्णमाला में जो 52 अक्षर थे वो हमने आपको प्रूव किए थे कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, किसके उच्चारण से स्वरों की संख्या 13 होती है, किसके उच्चारण से कुल स्वरों की संख्या 13 होती है और किससे उच्चारण से कुल व्यंजनों की संख्या 35 होती है, और संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं ये बात भी हमने आपको बताई है। तो टोटल हमने आपको दोस्त 52 अक्षर प्रूव किए, और 52 अक्षर प्रूव करने के बाद में हम जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था तो हमने तुम्हें वर्ग बताया था कि वर्ग किसे कहते हैं, और वर्ग का पहला अक्षर किसे कहते हैं, वर्ग का पहला वर्ण किसे कहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और ये बात भी हमने आपको बताई थी कि अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं और अनुस्वार किसे कहते हैं, और हर वर्ग का पंचमा अक्षर क्या कहलाता है। तो आइए चलिए चलते हैं दोस्त। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, अगर हमें वर्ग नहीं आएगा तो हम ये भी नहीं सीख सकते। चलिए देखते हैं, एक बार फिर रिवाज करते हैं दोस्त, वर्ग किसे कहते हैं। तो अगर एक बार हम तुम लिखते हैं वर्ग, वर्ग लिखा हमने, और वर्ग में क्या लिखते थे, का, चा, टा, ता, और क्या लिखेंगे दोस्त, पा। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, और क्या लिखेंगे, ता वर्ग। का वर्ग होगा, और ये अपना चा वर्ग होगा, और ये अपना टा वर्ग हो गया, और ये अपना ता वर्ग हो गया, और ये अपना क्या कहलाएगा दोस्त, पा वर्ग कहलाएगा। ठीक है, कितने हो गए, का, चा, टा, ता और पा। एक वर्ग में मेरे दोस्त 5 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 5। का, खा, गा, घा, और ये अपना जो कहलाएगा वो इया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इया। सबसे खास बात यह है कि एक बात का इसमें देखना है कि जो हर वर्ग का पंचमा अक्षर होगा वो अनुनासिक वर्ण कहलाएगा, जिसको हम आप कहते हैं इंगणनम। दोस्त ये वो वर्ण होते हैं मेरे दोस्त, इंगणनम, ये वो वर्ण होते हैं जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हो। अगला कह रहा था चा वर्ग किसे कहते हैं, तो चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, और क्या कहलाएगा, इया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चा, छा, जा और इया कहलाएगा। अगला कह रहा था टा वर्ग किसे कहते हैं, तो टा, ठा, डा, ढा, और ये क्या कहलाएगा, अड़ा कहलाएगा। टाठा, डाडा और अड़ा। मेरे दोस्त खास बात ये है कि अगर यहाँ पर हम बिंदी रखते हैं तो ये उच्छिप्त और द्विगुण कहलाएंगे, और बिंदी नहीं रखते हैं तो ये अभी तक डाडलिया और डाडक्कन ही कहला रहे थे। शायद याद हो, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि कहता था प्रश्न है कि इनमें से किन 2 व्यंजनों को जोड़ने से कुल व्यंजनों की संख्या 35 होती है। तो यही वो 2 व्यंजन हैं जिनको जोड़ने से कुल व्यंजनों की संख्या 35 होती थी, जिन्हें कहते थे उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। क्या कहते थे, उच्छिप्त या द्विगुण। चलिए अगला था ता वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, ता, था, दा, धा, और क्या कहलाएगा, ना। दोस्त ये वही ना है जो शायद संधि पढ़ते हैं तो संधि में जैसे जो भी संधि पढ़ाई जाती है तो बताते हैं जगत धन नाथ। तो जगत धन नाथ तो लिखते थे, मगर ये जगन्नाथ होता कैसे था मेरे दोस्त, ये वही रूल्स होता था कि वर्ग के पहले वर्ण को 5वें वर्ण में बदलना, अर्थात कचट तप को हम आप किस में बदलते थे, इंगणनम। का, चाटा, ता, पा को किस में बदलेंगे, इंगणनम, इंगा, याड़ा, ना और मा। मेरे दोस्त आधे ता को हम तुम किस में बदलते थे, आधे ना में। अगला था पा वर्ग किसे कहते हैं, तो पा वर्ग में जो होता था पा, फा, बा, भा, और क्या कहलाएगा, माँ कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, माँ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भैया हो हर वर्ग का जो पंचमा अक्षर कहलाएगा वो इंगणनम कहलाएगा। एक बार नजर मारते हैं, देखो पांचों की पांचों क्या कह रहे हैं, इंगा, या, अड़ा, ना और माँ, क्या कहलाएगा, इंगणनम। जो वर्ग का पहला अक्षर होता है उसको हम आप कहते हैं कचट तब। जो वर्ग का तीसरा होगा उसको हम आप कहेंगे गजड दब, गा, जा, डा, दा, वा। अर्थात एक रूल्स होता है, इसलिए पहला और तीसरा बताया
कि जब दोस्त व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो व्यंजन संधि में मेरे दोस्त एक रूल्स होता था कि वर्ग के पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना। किसको पहले को तीसरे में? शायद वो जैसे कहता था दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जब कहता था दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्त हम दिग्गज को लिखते थे दिक् धन गज। क्या लिखते थे? दिक् धन गज लिखा। कहता बताइए क्या संधि का रूप होगा, तो हमने यार देखा दिक् धन गज। अच्छा, वैसे भी संधि की तुलना इस अक्षर से और इस अक्षर से ही करना है। जब हमने देखा कि इधर तो लिखा है का और इस साइड लिखा था गा, तो का जो होगा वो पहला कहलाएगा कचट तप, और गा जो होगा दोस्त वो कहलाएगा तीसरा गजड दब। इसका मतलब वर्ग के पहले वर्ण को हम आप किस में बदल लेते? तीसरे वर्ण में बदल लेते। जब दोस्त तीसरे में बदल लेते तो अब हम का को किस में बदलेंगे? का को गा में बदलेंगे। जब का को गा में बदलेंगे तो अगर आधा का था तो किस में हम आप बदलेंगे? आधे का को मेरे दोस्त आधे गा में ही बदलेंगे। आधे का को किस में बदलेंगे? आधे गा। ऐसे हम लिखते थे दोस्त दिक् धन गज बराबर क्या लिखते थे? दिग्गज लिखते थे। ये अपना प्रूव हो गया। अगर इसी बात को हमसे कहता है कि आप जे कहता है कि बताइए अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा, अब्ज लिख के दिया और पेपर में प्रश्न लिख के आता है, कहता बताइए अब्ज में उपसर्ग क्या होगा, अब्ज में उपसर्ग क्या होगा, तो संधि विच्छेद करते हैं। जो शब्दों के आगे का हिस्सा होता है वो उपसर्ग कहलाएगा बेटे, और जो शब्दों के पीछे का हिस्सा होगा बेटे वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। हमने इसको तोड़ा लाला, ये क्या बना? अपुधन जा। क्या बना? अपुधन जा। और हम बार बार आपको बताते हैं संधि कोई भी हो तुलना इससे और इससे ही करना है। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, इससे और इससे। हमने देखा यार इधर कचटतप का तो मिला पा का चटा तपा कचटतप का पा, ये तो पहले में आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस साइड हमने देखा मेरे दोस्त तो इस साइड मिला गजटदप का जा। इसका मतलब वर्ग के पहले पढ़ को हम किस पहले वर्ग को किस में बदल लेते? तीसरे वर्ग में बदल लेते। कचटतप का पा और गजटदप का गा। तो मेरे दोस्त अगर पा और जा मिल रहा है तो अब देखो पा को किस में बदलेंगे? पा को हम बा में बदलेंगे। कैसे बा में बदलेंगे? अगर आधा पा था तो मेरे दोस्त आधे पा को हम आप किस में बदलेंगे? आधे पा को आधे बा में ही बदलेंगे। देखो अब्ज का अब्ज लिख गया ना। तो वर्ग का पहला वर्ण क्या कहला रहा था? कचटतप। तीसरा क्या कहला रहा था? गजटदप। और मेरे दोस्त पांचवा क्या कहलाता था? इंगड़नम। क्या कहला रहा था? पांचवा इंगड़नम कहलाएगा। देखो इंगड़नम का भी प्रूव करते हैं। क्या कहलाएगा? इंगड़नम। देखो यार इंगड़नम लिखा उसने मेरे दोस्त हमें लिख के दिया, कहता बताओ जगत धननाथ। क्या लिखा? जगत धननाथ। कहता बताइए कौन सी संधि होगी जगत धननाथ? ऑप्शन दिया था मेरे दोस्त स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। हमने देखा यार जगत धननाथ है तो ता ना कैसे होता? फिर वही बात मेरे दोस्त, तुलना हमेशा इससे और इससे ही करना है, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो। ये बात मत भूलना कि तुलना इससे और इससे ही करना है। मेरे दोस्त हम देखते हैं तो कचटतप का तो हमें मिल गया ता, का चटा तपा, पहले का ता तो हो गया। इस साइड हमने जब नजर मारी तो हमें मिला इंगड़नम, इंगायाना और मा ना के में आता, पांचवें में आता। तो यार एक रूल से लगा कि वर्ग के पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदलना, अर्थात कचटतप को किस में बदलेंगे? कचटतप को हम आप इंगड़नम में बदलेंगे। जब कचटतप को इंगड़नम में बदल ले तो अब जो भी परिवर्तन होगा वो इसी अक्षर में ही होता है। जो भी परिवर्तन होगा वो किस में होगा? इस अक्षर में होगा। तो मेरे दोस्त अगर ये आधा ता था तो हम तुम किस में बदलेंगे? आधे ता को आधे ना में ही बदलेंगे। तो ऐसे हम आप लिखते थे जगत धननाथ बराबर क्या लिखते थे? जगन्नाथ। तो वर्ग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और खास बात, जब हमने दोस्त व्यंजन पढ़ाए थे तो एक बात आपको हमने बताई थी कि स्पर्श जो व्यंजन होते वो क्या कहलाते? का से लेकर माँ तक कहलाते। देखो का से लेकर माँ तक कहला रहे, टोटल इनकी संख्या कितनी हो रही? 25 हो रही कि नहीं हो रही? कंफर्म। का से लेकर माँ तक जो भी व्यंजन कहलाएंगे वो टोटल कितने कहलाएंगे? 25 कहलाएंगे। अब बात चलती है दोस्त अघोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं और अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। अघोष को दूसरे शब्दों में परुष
व्यंजन भी कहते हैं। सघोष को घोष भी कहते हैं और मेरे दोस्त घोष को मृदु व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, फिर अगली बात चल रही थी भैया वो अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। फिर अगला प्रश्न बन रहा था मेरे दोस्त महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। और ये सभी को मालूम है कि इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है कि निम्नांकित में से कौन सा सघोष होगा या निम्नांकित में से कौन सा घोष या मृदु व्यंजन या सघोष कौन सा होगा, अल्प प्राण किन्हें कहते हैं और महाप्राण किन्हें कहते हैं। दोस्त इसके लिए जब तक हमें वर्ग नहीं आएगा तब तक भी हम इसको हल नहीं कर सकते। देखो हम एक कोड लिखते हैं 1 2 3 4 और क्या लिखा हमने 5, 1 2 3 4 5 एक कोड लिखा हमने 1 2 3 4 और क्या लिखा दोस्त हमने 5। अब एक बार फिर हम तुम वर्ग पढ़ते हैं, जब तक वर्ग नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो एक सरसरी नजर मारते हैं हम तुम, का चा टा ता और ये क्या लिखा था पा, ये हो गए अपने कैसे आधे। और इनको लिखेंगे दोस्त का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और ये क्या कहलाएगा दोस्त पा वर्ग। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा पा वर्ग कहलाएगा। और पा वर्ग के बाद में ठीक पा वर्ग हो गया। अब का वर्ग में कौन कौन से अक्षर थे, का खा गा घा और हो गया इया। चा में दोस्त चा छा जा झा और क्या कहलाएगा इया। और टा में मेरे दोस्त टा ठा, ये डाडलिया और ये डाडक्कन और ये हो गया अड़ा। और सुनो खास बात भैया हो बिंदी रख दी तो ये हो गया वो छिप्त और दो गोड़ो। ता में ता था दा दा और मेरे दोस्त क्या कहलाएगा ना कहलाएगा। क्या कहलाएगा ना। अब पा वर्ग में हो जाएगा पा फा बा भा और क्या कहलाएगा माँ कहलाएगा। ठीक, इसको पढ़ना बहुत जरूरी था। ठीक है, क्या कहलाएगा माँ कहलाएगा। अब बात चल रही थी कि परुष व्यंजन किन्हें कहते हैं हम। आप परुष व्यंजन को दूसरे शब्दों में अघोष भी कहते हैं या अघोष को परुष व्यंजन भी कहते हैं। अब एक कोड हमने आपको लिखा था कि 12,345। क्या लिखा था 12,345। इस कोड की शुरुआत करते हैं। अघोष का मतलब होता है मेरे दोस्त कि हर वर्ग का, कितने वर्ग थे 5, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होगा, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा मेरे दोस्त वो अघोष या परुष व्यंजन कहलाएगा। अच्छा वर्ग कितने हैं अपने पास, वर्ग जो है दोस्त वो अपने पास 5 है और पांचों वर्ग में हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, देखो पहला और दूसरा और पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पांचों वर्ग अपने पास कितने वर्ग थे 5 वर्ग थे। वो कह रहा था हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन। देखो ये हो गया अपना काखा चाचा टाठा ताथा पा फा। मेरे दोस्त 5 दूनी कितने होते 10। ये 10 के 10 अपने अघोष और अघोष को परुष व्यंजन भी कहते हैं। बहुत आसानी से सीखना है। इस कोड से हमने कितना निकाला था, इस कोड से सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला, पहला और दूसरा। क्या निकाला, पहला और दूसरा। जब एक कोड से हमने पहला और दूसरा निकाल लिया मेरे दोस्त और उसमें गिनती लिखी थी 5 तक, तो ये बात कन्फर्म हो चुकी थी कि अब जो बचा हुआ होगा वो या तो सघोष कहलाएगा या फिर घोष कहलाएगा या फिर मेरे दोस्त क्या कहलाएगा, मृदु व्यंजन कहलाएगा। अब बच रहा था कि कह रहा था यार बताओ सघोष किसे कहते हैं, तो सघोष को दूसरे शब्दों में घोष भी कहते हैं और घोष को तीसरे शब्दों में मृदु व्यंजन भी कहते हैं। और मृदु व्यंजन का मतलब होता था दोस्त
दोस्त कि हर वर्ग का, क्या कह रहा था, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा व्यंजन होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मेरे दोस्त जब हर एक वर्ग से हमने पहला और दूसरा निकाल लिया था तो कितना बचा था, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरे, चौथे, पांचवें का मतलब क्या हो रहा था दोस्त, तीसरा, चौथे, पांचवें का मतलब हो रहा था तीसरा, चौथा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो ये क्या लिखा था, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती, 25 होती। देखो बिल्कुल वही सेम टू सेम लिखा था, का से लेकर भैया कितना लिखा था, मां तक। अब जब हम 10 पहले निकाल चुके थे, हर वर्ग का पहला और दूसरा, तो संख्या हमारे पास कितनी बच रही थी भैया, ओ संख्या हमारे पास 15 बच रही थी। तो ये 15 के 15 हमारे क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। सघोष के बाद में घोष भी कहते हैं इन्हें, और घोष के बाद में इन्हें मृदु व्यंजन भी कहते हैं। क्या कह रहा था, 3 पंचे कितने हो गए दोस्त, 15, और 15 और 10 टोटल कितने हो गए, 25। बहुत गौर से समझना, अगर वो कहेगा अघोष या परुष व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो उसका मतलब बताया था कि एक कोड से हमने एक पहला और दूसरा व्यंजन, तो जो हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन हो रहा था वो अपना क्या कहला रहा था, अघोष, या अघोष को परुष व्यंजन भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहला रहा था, हर वर्ग का पहला और दूसरा। अच्छा वर्ग थे कितने, वर्ग थे मेरे पास 5, कितने थे, 5। तो जो हर वर्ग का पहला दूसरा हो रहा था, हर वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा और पहला दूसरा, जिसको हम आप कहते हैं काखा, चाचा, टाठा, ताथा, पाफा। और 5 दोनी दोस्त कितने हो गए, अगर वर्ग 5 है और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष या परुष व्यंजन कहलाता है, तो 5 दोनी अपने कितने हो गए, 10। ये 10 के 10 अपने अघोष या परुष व्यंजन कहलाएंगे। फिर बात थी कि अगर कोड से हमने यार पहला और दूसरा व्यंजन निकाल लिया था, तो अब कोड में क्या बच रहा था, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या लिखा था टोटल हमने, 12,345, और 12,345 से अगर हमने पहला और दूसरा निकाल लिया था, तो इसको हमने लिखा था मेरे दोस्त कि हर वर्ग का, क्या लिखा था, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, जो पांचवा होगा वो अपना क्या कहलाएगा, सघोष। और सघोष को घोष भी कहते हैं, और घोष को दूसरे शब्दों में मेरे दोस्त मृदु व्यंजन भी कहते हैं। जब वर्ग से पहला और दूसरा हमने निकाल लिया था, तो अब कितना बचा था, वर्ग में कितना बचा था, तीसरा, चौथा, पांचवा, 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 और कितने हो गए, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अगर कहलाएगा सघोष या घोष या मृदु व्यंजन, तो 3 पंचे टोटल कितने हो गए, 15। ये 15 के 15 वर्ड क्या कहलाएंगे मेरे दोस्त, ये सघोष कहलाएंगे, या घोष। सघोष के बाद में घोष भी कहते हैं, और घोष को दूसरे शब्दों में मृदु व्यंजन भी कहते हैं। अब एक खास बात सुनो बेटा, खास बात यह कि बार बार हम तुम्हें एक प्रश्न बताते हैं कि जो हर वर्ग का पंचमा अक्षर होता है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अनुनासिक वर्ण क्या होता है, ये वो वर्ण होते हैं दोस्त जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाए, ये क्या कहलाते थे, इंगणनम। मतलब नाक और मुंह दोनों से, इंगणनम, इंगा, याड़ा, ना और माँ। अगर देखो इंगणनम में आता क्या है, इंगणनम में जो आता है वो सघोष या घोष या मृदु व्यंजन, उसने क्या कहा था, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका मतलब पांचवा जो हर वर्ग में आएगा वो सघोष या घोष या मृदु व्यंजन कहलाएगा। तो आसानी से कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आए और अनुनासिक वर्ण का कोई भी अक्षर हो तो वो हमेशा सघोष या घोष या मृदु व्यंजन कहलाएगा। अब बात चल रही थी दोस्त कि यार अल्प प्राण किन्हें कहते और महाप्राण किन्हें कहते। कोड लिखा था 12,345। हमने यार मन में एक बात सोची, काहे ना हम अल्प माने विषम मान ले। हमने माना अल्प माने क्या मान लिया, विषम। हमने मान लिया अल्प माने विषम होता है। अगर इस कोड से हम विषम निकाल लें तो निकालेंगे तो हम क्या लिखते हैं, हर वर्ग का पहला और जो दूसरा व्यंजन होगा मेरे दोस्त वो विषम कहलाएगा। विषम की बात चल रही थी, सॉरी, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, क्या बात चल रही थी, विषम। तो विषम अगर इस कोड से निकालेंगे तो विषम लिखेंगे हम, तुम हर क्या लिखेंगे, विषम की अगर बात चलेगी तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और क्या होगा दोस्त, पांचवा। ठीक, विषम की अगर बात करेंगे तो हर वर्ग का पहला,
तीसरा और पांचवा क्या कहलाएगा दोस्त? विषम कहलाएगा हर वर्ग का। अच्छा, वर्ग कितने थे मेरे पास? वर्ग 5 थे। कितने थे? 5। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला और तीसरा और पांचवा। ये पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाएगा? विषम कहलाएगा। अब जब अगर हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा विषम कहलाएगा तो बेटा ये कन्फर्म हो चुका था कि जो अब महाप्राण बचा है, अगर हमने विषम निकाल लिया तो किसी कोड से तो अब ये कन्फर्म हो चुका था दोस्त। अब क्या बचेगा? सम। और सम माने अपना क्या बचा था यहाँ पर? हर वर्ग का। क्या लिखेंगे? हर वर्ग का। कौन सा हर वर्ग का? क्या बच रहा था? दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा वो दोस्त क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? महाप्राण। ये बात कन्फर्म हो चुकी थी। ताकि वर्ग कितने थे? 5। और निकाल कितने चुके थे? 1, 3, 5। और 1, 3, 5 का मतलब हो गया था अल्प प्राण। ताकि हमने अल्प को क्या माना था? विषम। जब अल्प को हमने विषम माना था तो ये कन्फर्म हो चुका था महा माने क्या होगा? सम। और सम माने क्या होता है मेरे दोस्त? हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा वो क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। हर वर्ग का दूसरा चौथा मतलब दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा क्या कहलाएगा? महाप्राण। ये हो गए दोस्त। अघोष को परुष व्यंजन भी कहते हैं, सघोष को घोष या मृदु व्यंजन भी कहते हैं। अल्प प्राण माने विषम हो गया और महाप्राण माने मेरे दोस्त क्या हो गया? सम हो गया। ये तब तक नहीं आएंगे जब तक हमें इस वर्ग का ज्ञान नहीं होगा। देखो सारे हमने इसी से हल किए। और ये एक प्रश्न है अति आवश्यक, जरूर से जरूर ऐसा प्रश्न आता है कि निम्नांकित में से कौन सा अघोष होगा या निम्नांकित में से कौन सा सघोष या मृदु व्यंजन या घोष व्यंजन होगा। और कहता बताइए अल्प प्राण निम्नांकित में से कौन सा व्यंजन होगा, या महाप्राण में कौन से वर्ण आते हैं, या महाप्राण में कौन से अक्षर आते हैं। मेरे दोस्त एक बार देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक सरसरी नजर मार लो। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक होगा दोस्त कि अनुनासिक वर्ण किन्हें कहते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण किन्हें कहते हैं और अनुनासिक वर्ण से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं ये हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे। और आए हुए पिछले एग्जामों के प्रश्न जो हैं वो हम आपको हल कराएंगे और बताएंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं। भैया वो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, यही बिल्कुल सेम टू सेम पेपर की आपको कॉपी बताते हैं। कहता वे वर्ड जो नाक, वे वर्ड जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हों, वे वर्ण जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हों भैया वो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, वे वर्ण जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हो उन्हें क्या कहते हैं? मेरे दोस्त ऐसे वर्ण जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हो उन्हें भी हम आप अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। कैसे वर्ण? वे वर्ण जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हो उन्हें भी हम आप क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। एक तो ये प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार देखो इसको तुरंत बदलता है, कहता है कि बताइए अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का तुरंत बदल के कहता है कि अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है। मेरे दोस्त देखो ऊपर वाले का उसने उल्टा किया। अनुनासिक का संबंध होता है, बिल्कुल यही ऑप्शन मिलता है नाक और मुंह दोनों से। किससे दोस्त? नाक और मुंह दोनों से। ताकि ऊपर वाले प्रश्न में उसी ने तो कहा था कि वे वर्ण जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं। तो जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते थे उन्हें ही हम आप अनुनासिक वर्ण कहते थे। तो फिर उसने उल्टा जो प्रश्न करता है, कहता कि बताइए अनुनासिक का संबंध किससे होता है। तो भैया वो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्त। तीसरा प्रश्न कैसे बनता है? कहता है कि हर वर्ग का, कहता है हर वर्ग का पंचमा अक्षर क्या कहलाता है। अभी हमने आपको जब वर्ग पढ़ाया था तो हमने आपको बहुत गौर से बताया था कि भैया हो हर वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वो
अनुनासिक वर्ण कहलाता है, जिसको हम तुम दूसरे शब्दों में कहते हैं अनुनासिक वर्ण को कहते हैं इंगणनम, अर्थात इंगा या अड़ा ना और मा क्या कहते थे, उसे भी हम आप अनुनासिक वर्ण कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। किसको? हर वर्ग का पंचमाक्षर भी अनुनासिक वर्ण कहलाता है। और अगला चौथा प्रश्न बन रहा था दोस्त, कह रहा था कि बताइए कि अनुनासिक वर्ण किन्हें कहते हैं, या अर्थात अनुनासिक वर्ण में कौन कौन से अक्षर आते हैं, अनुनासिक वर्ण किन्हें कहते हैं। तो भैया हो अनुनासिक वर्ण जो हम आप कहते हैं वो कहते हैं इंगा, इया, अड़ा, ना और क्या कहलाता है मेरे दोस्त? माँ कहलाता है। अनुनासिक वर्ण को अगर एक साथ पढ़ेंगे मेरे दोस्त तो ये कहलाता है इंगणनम। ये वो वर्ण हैं जो हर वर्ग का पंचमा अक्षर कहलाता है। प्रश्न बन के आता है कि बताइए निम्नांकित में कौन सा अनुनासिक वर्ण है, या कभी कभी कहता है कि बताइए निम्नांकित में से कौन सा अनुनासिक वर्ण नहीं है। तो ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर देखते हैं, कह रहा था वे वर्ण जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भी हम आप अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और अगला प्रश्न बनना था भैया हो, कहता है कि अनुनासिक का संबंध होता है। तो मेरे दोस्त अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। फिर कहता है कि हर वर्ग का पंचमा अक्षर क्या कहलाएगा, तो हर वर्ग का पंचमा अक्षर भी अनुनासिक वर्ण कहलाएगा। और मेरे दोस्त अगला प्रश्न कहता है कि अनुनासिक वर्ण में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो अनुनासिक वर्ण में सिर्फ और सिर्फ 5 ही अक्षर होते हैं, इंगा, या, अड़ा, ना और मा, जिनको अगर एक साथ हम आप पढ़ते हैं तो हम आप कहते हैं इंगणनम। क्या कहलाएंगे? इंगणनम कहलाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे बनता है, आगे देखते हैं प्रश्न कैसे बनता है और कैसे प्रश्न आता है पेपर में, ये हम आपको बताते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न बन के आया दोस्त, प्रश्न में लिखा था निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अनुनासिक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अनुनासिक है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पहले में लिखा दोस्त या, दूसरे में लिखा सा और तीसरे में लिखा था छा और अगला लिखा था तुमा मा। ठीक, एक और प्रश्न बताते हैं दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा था निम्न में से कौन सा अनुनासिक वर्ण नहीं है? कौन सा अनुनासिक वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी और क्या लिखा था डी। पहले में लिखा था माँ, इसमें लिखा था ना और इसमें लिखा था या, और इसमें जो लिखा था वो लिखा था ला। कौन सा नहीं है बोला है? प्रश्न को बहुत गौर से समझेंगे। पहला प्रश्न था मेरे दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक वर्ण है। पहला ऑप्शन देखा ए, तो ए में लिखा था या, जो कि अपना कहलाता है अंतस्थ व्यंजन कहलाते थे या, रा, ला और बा। पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न लिखा था मेरे दोस्त जिसको हम आप कहते थे संघर्षी या ऊष्म संघर्षी, सा, खे, सा, हा। हिंदी की भाषा में सीटी वाला सपेरे वाला सा सरकोड़, तो ये क्या कहलाएगा? सीटी वाला सा। तीसरा ऑप्शन जो था वो लिखा था छा, छा साथ आपको हमने बताया था संयुक्त व्यंजन छत, त्रज्ञा और श्रीमान वाला छा। तो यार छा भी नहीं हो सकता। अब होए ना होए, जब पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो बिल्कुल ये कन्फर्म हो चुका था कि चौथा जो कुछ भी लिखा वो कैसा होगा? सही होगा। और वैसे भी हम आप अनुनासिक व्यंजन में माँ आता है, क्या कहलाता था? इंगणनम, इंगा, या, अड़ा, ना और माँ। ठीक, दूसरा प्रश्न आते, दूसरे प्रश्न में कह रहा था मेरे दोस्त कि निम्न में से कौन सा अनुनासिक वर्ण नहीं है।
अब बात चल रही थी नहीं है, तो नहीं तो ए में लिखा था माँ, यार माँ तो होता है अपना, कन्फर्म हो चुका, नहीं है पूछा। अगला लिखा था यहाँ, यार यहाँ भी होता, ये भी कन्फर्म हो चुका था। फिर अगला लिखा था मेरे दोस्त ना, ना भी होता, शायद हमने ये भी बताया था, जगन्नाथ जगत दन्नाथ हर वर्ग का पंचमा चरना कहलाता था। अब यार ये अगर तीनों नहीं हुए तो ये बिल्कुल कन्फर्म हो चुका था, जो ला होगा ये अनुनासिक वर्ण नहीं है। शायद हमने आपको एक रूल्स पढ़ाया था कि यदि आधे माँ के बाद ला हो तो आधे माँ के बाद ला हो तो आधे माँ के स्थान पर क्या करते थे, ला करते थे, या ऐसा कहते हैं जो ला होता था ये अपना स्पर्श व्यंजन कहलाता था। तो कौन सा सही होगा, अपना डी नंबर सही होगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अनुस्वार किन्हें कहते हैं, अनुस्वार किन्हें कहते हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े, चल रहा। अनुस्वार किन्हें कहते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली जो हेडिंग होगी वो लिखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार से कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, क्या परिभाषा होती है, देखते हैं। पहला प्रश्न बनता है भैया हो वे वर्ण जो केवल और केवल, वे वर्ण जो केवल और केवल नाक से बोले जाते हो। किससे बोले जाते हो दोस्त, नाक से। वे वर्ण जो केवल और केवल नाक से बोले जाते हो उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उन्हें हम आप अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार। कहता कि बताइए, अभी तक हमने आपको बताया था कि वे वर्ण जो केवल नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हो उन्हें क्या कह रहे थे हम आप, उन्हें अनुनासिक वर्ण कह रहे थे। अब आपको हमने बताया कि भैया जो केवल और केवल नाक से बोले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अनुस्वार कहलाएंगे। तो फिर अगला प्रश्न बनता है कि अनुस्वार किन्हें कहते हैं या अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अनुस्वार का मतलब होता था दोस्त, अनुस्वार में सिर पे अवसर पे पढ़ेंगे बिंदी, चंद बिंदी और अर्धचंद बिंदी, ये कहलाते थे अपने अनुस्वार। क्या कहलाते थे अनुस्वार, क्या कहलाएंगे, बिंदी, चंद बिंदी और अर्धचंद बिंदी जो होते हैं ये क्या कहलाएंगे दोस्त, अनुस्वार कहलाएंगे। और पहली क्या परिभाषा बताई थी कि वे वर्ण जो केवल और केवल नाक से बोले जाते हो उन्हें हम आप क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और अगर भैया एक बार फिर बताते हैं नाक और मुंह दोनों से बोले जाएंगे तो वो अनुनासिक वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुनासिक। चलिए दोस्त, ये तो अपना अनुस्वार भी हो चुका, अनुनासिक भी हो चुका। अब कुछ बचे हुए व्यंजन हैं उनको बताते हैं कि कहता है कि बताओ पार्श्विक व्यंजन किन्हें कहते हैं, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किन्हें कहते हैं, आगत व्यंजन किन्हें कहते हैं। कहता है भैया स्पर्श संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं, अयोगवा व्यंजन किन्हें कहते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन किन्हें कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कि पार्श्विक व्यंजन किन्हें कहते हैं। पहला प्रश्न बना पार्श्विक व्यंजन किन्हें कहते हैं, और दूसरा प्रश्न बन रहा था प्रकंपित को दूसरे शब्दों में, प्रकंपित को दूसरे शब्दों में लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न था आगत व्यंजन किन्हें कहते हैं, आगत व्यंजन किन्हें कहते हैं। और अगला प्रश्न बन रहा था दोस्त कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं। और अगला प्रश्न बन रहा था, एक बार फिर याद दिलाते हैं आपको, किनको जोड़ने से कुल स्वरों की संख्या 13 होती थी। और कहता था किनको जोड़ने से मेरे दोस्त, किनको जोड़ने से कुल व्यंजनों की संख्या 35 होती है। ये लिख दिए दोस्त, बहुत पूछता है ये प्रश्न। कहता बताओ पार्श्विक व्यंजन किन्हें कहते हैं। कहता कि बताइए प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किन्हें कहते हैं। कहता बताओ निम्नांकित में से आगत व्यंजन कौन सा होगा। आगत फारसी भाषा के शब्द है आगत। कहता बताओ स्पर्श संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं। जबकि भैया हो हमने आपको जब व्यंजन पढ़ाए थे तो 3 व्यंजन बताए थे, स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक, अंतस्थ व्यंजन यार अलावा कितने हो गए थे 4,
और फिर तीसरा जो बताया था, जिन्हें संघर्षी कहते हैं उन्हें ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं, जिन्हें संघर्षी कहते हैं उन्हें ऊष्म संघर्षी कहते हैं। मगर मेरे दोस्त ये क्या लिखा था, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, मिक्सचर लिखा था। चलिए देखते हैं, पार्श्विक व्यंजन में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, ला। पार्श्विक व्यंजन को क्या कहते हैं, ला, पार्श्विक व्यंजन ला। अगला कह रहा था प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किन्हें कहते हैं, जिन्हें प्रकंपित कहते हैं, दूसरे शब्दों में उनको लुंठित भी कहते हैं। मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ रा होता है, जिन्हें प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं, अर्थात प्रकंपित या लुंठित क्या कहलाएगा, रा कहलाएगा। तीसरा प्रश्न लिखा था दोस्त, आगध व्यंजन किसे कहते हैं। आगध व्यंजन मेरे दोस्त ये फारसी भाषा के शब्द होते हैं, जिनको हम कहते हैं जा और क्या लिखता है दूसरा, फा, जा और फा। हाँ एक बात और सुनो, जा और फा और खा भी होता था और होता है, काफी अंतर होता है, ठीक है। जब हम तुम स्वर पढ़ते थे तो हमने आपको बताया था कि उच्चारण काल एवं मात्रा के अनुसार स्वर के कितने भेद थे, 3 हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। तो मेरे दोस्त हस्त में हमने तुम्हें सारे छोटे ही बताए थे, छोटा छोटी, छोटा छोटा ऋषि, जबकि एक ऋषि बड़ा भी होता था। तो वही हाल इसमें चल रहा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कितने पढ़ेंगे, 2 ही पढ़ेंगे, जा और फा और खा होता था। और सुनो, कभी अगर ऐसा ऑप्शन होता है कि जा और फा नहीं हो और खा ऑप्शन है, तो फिर अपना खा ही सही होगा। ताकि शायद कभी आपने अलंकार पढ़े हो, तो यार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता था आभूषण, और अलंकार की परिभाषा को बहुत गौर से सुनना। सारे लोग ये जानते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते थे, 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। मगर परिभाषा को बहुत गौर से एक बार देखते हैं। परिभाषा कहती कि यार जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा में वृद्धि होती है, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार शब्दगत और अर्थगत काव्य के द्वारा, बेटा शब्दगत और अर्थगत काव्य के द्वारा अलंकार की शोभा में वृद्धि होती है। उसके कहने का मतलब यह था, आभूषण माने क्या होता था, गहने, सोना, चांदी। कहता कि अगर शरीर की शोभा गहनों से बढ़ती है तो अलंकार की शोभा किससे बढ़ रही थी, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो देखो उसी ने बताया हमें कि कितने वेद, 2, शब्दा और अर्था। अच्छा ये स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर हमसे कहता है कि अलंकार के कितने वेद, ऑप्शन देता है 2, 4, 6, 8, तो 2 ही सही होगा। अगर वो हमसे कहता है अलंकार के कितने वेद, 2, 3, 4, 5, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 3 ही करेंगे। तो वो तो समझने वाली बात हो गई। तो क्या कहते हैं, आगध व्यंजन सिर्फ और सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, जा और दोस्त फा। अगला कह रहा था स्पर्श संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्ग आता मेरे दोस्त, चा वर्ग। और एक वर्ग में भैया हो कितने अक्षर, चा, छा, जा, जा और क्या कहलाएगा दोस्त, यहाँ कितने हो गए, 5। वो अगर केवल स्पर्श व्यंजन कहता तो का से लेकर मा तक 25 होते। अगर वो केवल अंतस्थ व्यंजन कहता तो यार अलावा 4 होते। अगर वो संघर्षी या ऊष्म संघर्षी कहता तो बेटा सा के सा हा कितने होते, 4, सीटी वाला, सपेरे वाला, सा सरकोड़ और हा हल। मगर नहीं, उसने हमसे कहा था कि बताइए स्पर्श व्यंजनों, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती। अगर मेरे लाल स्पर्श संघर्षी कहेगा तो कितने होंगे, 5 ही होंगे, चा, छा, जा, जा और यहाँ। ताकि एक वर्ग में कितने अक्षर होते, 5, और 4 वर्ग किससे बोलते हैं हम आप, तालुब से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था दोस्त, अयोग बा व्यंजन किन्हें कहते हैं। तो अयोग बा व्यंजन किसको कहते हैं, अंग और किसको कहते हैं दोस्त, आहा को। यही दोस्त वो 2 व्यंजन हैं। कहता था बताइए किनको जोड़ने से, इनमें से 4 ऑप्शन देता था कि किनको जोड़ने से कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। तो भैया वो 2 कहलाते थे, अंग और आहा। फिर अगला लिखा था दोस्त कि उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं डाडलिया और डाडक्कन। ये अभी तक तो डाडलिया और डाडक्कन है। जैसे हम यहाँ पर बिंदी रखते हैं तो मेरे दोस्त ये उच्छिप्त या द्विगुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण कहलाते हैं। एक बार फिर सरसरी नजर मारते हैं। अगर पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन दोस्त ला को कहते हैं। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं, रा को कहते हैं। आगध व्यंजन क्या होता है, जा और फा कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी अगर कहेगा तो दोस्त 4 वर्ग कहलाएगा। और एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं मेरे दोस्त, 5 होते। और 4 वर्ग किससे बोला जाता, तालुब से बोला जाता है। और अगला कह रहा था दोस्त अयोग बा व्यंजन किसे कहते हैं। मेरे दोस्त अयोग बा व्यंजन जो है वो अंग और आहा कहलाते। और अगला कह रहा था बेटे उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन किसे कहते, जिन्हें उच्छिप्त कहते हैं, दूसरे शब्दों में द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, डाडलिया और डा ढक्कन। ये हो गए अपने बचे हुए व्यंजन। एक बार स्क्रीनशॉट मार लो और इन्हें देख लो। आगे और पढ़ाएं। हाँ हम
जीव जीव की प्रयोग किया ये है मालूम। जीव की प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बचे हुए स्वर हैं उनको बताते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं ये बताना है आपको। ठीक, अभी तो फुटकर के व्यंजन चल रहे थे, कह रहा था जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, जीव के प्रयोग के आधार पर जो होते हैं स्वर के वो 3 ही भेद होते हैं। पहला जो अपना मेरे दोस्त कहलाएगा वो कहलाएगा अग्रस्वर। कौन सा स्वर कहलाएगा? अग्रस्वर कहलाएगा। ठीक, ओके। दूसरा जो मेरे दोस्त कहलाएगा वो कहलाएगा मध्य स्वर। कौन सा स्वर कहलाएगा दोस्त? मध्य स्वर कहलाएगा। अग्रस्वर और क्या कहलाएगा? मध्य स्वर। और तीसरा जो कहलाएगा दोस्त वो क्या कहलाएगा? अग्रस्वर, मध्य स्वर और तीसरा जो कहलाएगा वो कहलाएगा पश्च स्वर। क्या कहलाएगा? पश्च स्वर। बहुत गौर से समझना बात को। किसके? जीव के प्रयोग के आधार पर कहता बताइए स्वर के कितने भेद होते हैं। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 ही भेद होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और क्या कहलाएगा? पश्च स्वर। और जिनमें से मेरे दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट, अधिकतर जितनी बार पेपर में पूछता है कहता बताइए मध्य स्वर कौन सा होगा। अग्रस्वर में जो हम आप पढ़ते हैं तो अग्रस्वर में देखते हैं क्या क्या आता है। छोटी ई, बड़ी ई, ए और क्या कहलाएगा दोस्त? ए। मोस्ट इंपोर्टेंट कहता है मेरे दोस्त मध्य स्वर किसे कहते हैं। तो मध्य स्वर में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? छोटा आ आता है। अधिकतर पेपर में आने वाला प्रश्न कि निम्नांकित में से कौन सा मध्य स्वर होगा, तो मध्य स्वर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? छोटा आ आएगा। और दोस्त अगला कह रहा था कि पश्च स्वर किन्हें कहते हैं। तो पश्च स्वर में क्या क्या बच रहा था? देखो इधर क्या बचेगा? बड़ा आ, और बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ, और छोटा ऊ के बाद में बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के बाद में क्या था दोस्त? ओ, और ओ के बाद में क्या आएगा? ओ, और अ के बाद में आएगा मेरे दोस्त आ, जिसको कहते हैं अंग्रेजी वाला आ। जुबान जो है ऊपर को खुलती आ। अच्छा, आ किसके संयोग से बनता है मेरे दोस्त? जिसको हम तुम देखते हो, देखो आ किसके संयोग से बनता है? आ का तुमको एक सूत्र बनाते हैं कि अंग प्लस आहा, जिसको हम आप कहते हैं मेरे दोस्त विसर्ग गए। इनके स्थान पर भैया हो, ये यूपीएसआई का आया हुआ प्रश्न है, इनके स्थान पर क्या रखते थे? आ। आ किससे बनता है? आ जो बनेगा दोस्त वो अंग और किससे बनेगा? आहा से बनेगा। इसलिए जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए? 3 हो गए, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र में क्या क्या आया था? छोटी ई, बड़ी ई, ए। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको हमने बताया मेरे दोस्त मध्य स्वर किन्हें कहते? तो मध्य स्वर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? छोटा आ। और जो बच रहे थे वो क्या कहलाएगा? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए तो निकल चुके थे। तो क्या बचा था? ओ, औ, और ओ के बाद अंग और आहा के स्थान पर जो होता है वो क्या कहलाता है दोस्त? आ। और आ का निर्माण किससे? देखो ये आपको हमने एक सूत्र लिखा है। आ का निर्माण किससे होगा? आ का निर्माण होगा अंग प्लस विसर्ग बराबर क्या लिखेंगे दोस्त? आ। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता बताइए आ का निर्माण किससे होता है। अभी आपको हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ाया था, छत्र, ज्ञा और श्रीमान वाला सा। छा को बताया था का और सा से, त्रा को बताया था ता और रा से, छत्र ज्ञा, ज्ञा को बताया था जा और या से, श्रा को बताया था सा और रा से। अब हमने आपको बताया अंग और आ के योग से क्या बनता? आ बनता है। ठीक है दोस्त, एक बार नजर मार लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए अब हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं जो पिछले वर्षों में आए हैं, वो हम आपको बताते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये आपके लिए बहुत काम आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बहुत आपके बहुत ज्यादा ही काम आएंगे। देखते हैं दोस्त। सबसे पहला प्रश्न बन रहा था, ये भी हम वर्णमाला में ही जुड़वाएंगे। हिंदी
हिंदी किस भाषा का, पहला प्रश्न दोस्त, हिंदी किस भाषा का शब्द है मेरे दोस्त। दूसरा प्रश्न बनता है हिंदी किस भाषा का शब्द है, दूसरा प्रश्न बन रहा था हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है। इसी वर्णमाला में दोस्त नोट करेंगे, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न था दोस्त, पहला प्रश्न बना था हिंदी किस भाषा का शब्द है, दूसरा था हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न था हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। चौथा प्रश्न बन रहा था दोस्त, हिंदी किस हिंदी किस हिंदी किस हिंदी किस लिपि की भाषा है। अगला प्रश्न बन रहा था दोस्त, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ मेरे दोस्त। अगला प्रश्न बन रहा था हिंदी दिवस और अगला प्रश्न बन रहा था दोस्त विश्व हिंदी दिवस। पहला था हिंदी दिवस और दूसरा था मेरे दोस्त विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे ही हम आपको 52 प्रश्न करवाएंगे, 52 सन 2011 से लेके सन 2019 तक जितने भी पेपर हुए पुलिस के, एसएससी जीडी के, यूपीएसआई के, वो सारे पिछले प्रश्न जो है हम आपको कराएंगे, सारे प्रश्न कराएंगे, सारे प्रश्न आपको रिवाइज कराएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बहुत मन से सारे प्रश्न आपको कराएंगे। और ये जितने भी हमने प्रश्न लिखे हैं ये सारे पेपर के आए हुए प्रश्न आपको बताएं, कभी एसएससी जीडी में आया तो कभी यूपी पुलिस में आया तो कभी यूपीएसआई का है तो कभी यूपी लेखपाल का है तो कभी ग्राम विकास अधिकारी का है, किसी ना किसी पेपर का आया हुआ प्रश्न है। ऐसे ही हम आपको पूरे 52 प्रश्न लिखवाएंगे, पूरे 52 प्रश्न एक साथ हम आपको बताएंगे और 52 के हम आपको आंसर बताएंगे। क्या था टॉपिक का नाम, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला प्रश्न बना था दोस्त हिंदी किस भाषा का शब्द है। क्या था बताइए हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो मेरे दोस्त हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किसका है दोस्त, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कहता बताइए हिंदी किस भाषा का शब्द है। भैया हो हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किसका शब्द हो गया, फारसी का। कहता है कि बताइए हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। मेरे दोस्त हिंदी की आदि जननी जो हम आप कहते हैं वो किसको कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। किसको, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। मेरे दोस्त तीसरा प्रश्न बना था हिंदी किस परिवार की भाषा है। भैया हो हिंदी जो है वो भारोपी परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है, हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। फिर अगला प्रश्न कह रहा था मेरे दोस्त हिंदी किस लिपि की भाषा है। भैया हो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि की भाषा है। किसकी, देवनागरी। कहता बताइए हिंदी किस परिवार की भाषा है। मेरे दोस्त कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा है, भारोपी परिवार की भाषा है। कहता है हिंदी किस लिपि की भाषा है। मेरे दोस्त हिंदी देवनागरी लिपि की भाषा है। फिर अगला प्रश्न कहता भैया हो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म मेरे दोस्त कहाँ से हुआ, अपभ्रंश से।
किससे हुआ? अपभ्रंश से। बहुत गौर से समझना है। अगर वो हिंदी किस परिवार की भाषा कहेगा तो भारोपी परिवार कहेंगे। अगर वो हिंदी किस लिपि की भाषा कहेगा तो देवनागरी लिपि कहेंगे। अगर वो हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ तो मेरे दोस्त हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ? अपभ्रंश से हुआ। और दो और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको बताते हैं। अगर वो हमसे कहता कि बताओ हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो मेरे दोस्त हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। और इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एक और प्रश्न कहता है, देखो जल्दी नहीं करने, 1% जल्दी नहीं करेंगे, बहुत गौर से प्रश्न को पढ़ना है। मेरा जहां तक ये मानना रहता है कि हर बच्चे को पेपर आता है, मगर हम क्या होता है इतनी जल्दी में रहते हैं आप कि पेपर देखते ही नहीं है सही से। हम क्वेश्चन कैसा करते हैं? गलत करते हैं। उसने अगर हमसे हिंदी दिवस कहा तब हम 14 सितंबर करते हैं। मेरे दोस्त क्या कहा? हिंदी दिवस। अगर वो हमसे कहेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता, तब हम 14 सितंबर करेंगे। और मेरे दोस्त अगर उसने हमसे कहा विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, मेरे दोस्त अगर वो विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो हम क्या लिखेंगे? आंसर 10 जनवरी। क्या कहेंगे दोस्त? 10 जनवरी। हाँ, शर्त एक है, बहुत गौर से समझना है। अगर वो हमसे हिंदी दिवस कहेगा तब 14 सितंबर कहेंगे। और अगर उसने तुरंत हमें घुमा दिया, उसने हमसे कहा बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया हो विश्व हिंदी दिवस, विश्व लगने से आंसर क्या होगा? 10 जनवरी होगा। एक बार फिर देखो, नजर देखते हैं। बहुत व्यापी प्रश्न आपको हमने बताया कि अगर पहला प्रश्न कहेगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, मेरे दोस्त हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और दूसरा प्रश्न था हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी मेरे दोस्त संस्कृत को कहते हैं। और अगला प्रश्न था हिंदी किस परिवार की भाषा है? भैया हो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। देखो हम तुम्हें सीधे सीधे प्रश्न बना के देंगे, तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते? 52 अक्षर होते। हम तुम्हें 52 प्रश्न बना के देंगे। कैसे नहीं फंसेगा? पेपर में जरूर फंसेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या कह रहा था? हिंदी किस परिवार की भाषा? भारोपी परिवार की भाषा। अगर वो कहता दोस्त हिंदी किस लिपि की भाषा? देवनागरी की। अगर वो हमसे कहता कि मेरे दोस्त हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? भैया हो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। और भैया अगर कहता हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो मेरे दोस्त हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। अगर उसी बात को वो पलट के कहता कि मेरे दोस्त विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। फिलहाल अभी हमने तुम्हें 5, 6, 7 ही क्वेश्चन बताए। अभी हम तुम्हें 52 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? आगे के क्वेश्चन बाकी हैं। फिर मेरे दोस्त कल मिलते हैं। बचे हुए क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जरूर देखना और जरूर से जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो रह गए। हम तुम्हें महत्वपूर्ण बिंदु पूरे 52 लिखवाएंगे और जरूर से जरूर पेपर में फंसेगा। जय हिंद दोस्तों।